हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाले एग्जाम के लिए, वो हम इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिखे वो तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, बट उसके अलावा जो रेड पेन से हम लोगों ने क्वेश्चन टिक कर रखे हैं या फिर अंडरलाइन कर रखे हैं वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एंड ऑलमोस्ट हर बारी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यूनिट वाइज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें उससे पहले एक चीज़ जो है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मतलब जैसे हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे पहले हम लोग को दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास अभी कितना टाइम बचा है एग्जाम के लिए। अगर बहुत टाइम है तो एक बार हमें कंप्लीट सिलेबस ऊपर से ज़रूर देखना चाहिए। अगर थोड़ा कम टाइम है तो यहाँ पर जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले वो हम लोग पढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा है कि 2 ही दिन बचे हैं एग्जाम के लिए एंड हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनको अच्छे से देख सकते हैं, तो उससे एटलीस्ट हम लोग पास तो हो ही जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास ये आती है कि हमें कितना आता है एग्जाम के लिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस तरीके से आंसर्स जो है वो एग्जाम के अंदर लिख के आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर डिटेल वीडियो जो है वो हम लोगों ने बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे एक बार ज़रूर चेक करना। एग्जाम देने से पहले अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, अब नाउ हम लोग यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है यूनिट फर्स्ट, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स। तो यूनिट फर्स्ट का सिलेबस बहुत ही छोटा सा है, तो इसके अंदर से क्वेश्चन जो है वो भी कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही हर बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज पायलट प्लांट स्केल अप, डिस्कस द पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस फॉर सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो सबसे पहले तो पायलट प्लांट स्केल अप जो है वो होता क्या है, उसके बाद में सॉलिड डोजेज फॉर्म जो होते हैं उनके लिए पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस क्या होता है। मतलब जब हम लोग को पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक का यूज़ करना है सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए तो उस टाइम हम लोग को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो चीज़ हम लोग को यहाँ पर जो है डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है ना ये हमारे पास 10 मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ऑलमोस्ट हर बार। एक तो ये डेफिनेशन एंड सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस क्या है, ये ऑलमोस्ट हर बार ही पूछी जाती है। दूसरा आता है डिस्कस पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस ऑफ सेमी सॉलिड्स एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो सेमी सॉलिड्स जो है इसके लिए भी पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस जो है वो बहुत बार पूछी जाती है। तो सिर्फ अगर सेमी सॉलिड्स के लिए पूछी जाए तो ये क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का हो जाता है, लेकिन उसके साथ में रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को क्या चाहिए होते हैं पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स को यूज़ करते टाइम, वो भी क्वेश्चन अगर साथ में आ रहा है तो ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है हमारे पास 10 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती हैं SUPAC गाइडलाइंस। तो SUPAC गाइडलाइंस एंड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी, ये 2 टॉपिक हमारे पास आते हैं। ये दोनों के क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर जो है ऑलमोस्ट हर बार हमारे पास पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल से एंड छोटे से टॉपिक्स हैं, हम आराम से इनको पढ़ सकते हैं, तो इसलिए आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एंड यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वो हमारे पास एक तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक थर्ड हो गया एंड एक फोर्थ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारी जो सेकंड यूनिट है उसके क्या क्या क्वेश्चन या टॉपिक्स जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सेकंड यूनिट जो है इसका टॉपिक हमारे पास रहता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। मतलब टेक्नोलॉजी को एक तो डेवलप करना एंड एक टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो इसे हम लोग TT भी कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिस्कस इन डिटेल अबाउट WHO गाइडलाइंस फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली बतानी है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए जो WHO गाइडलाइंस होती है वो बिल्कुल डिटेल के अंदर हम लोग को लिखनी है। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हमारे पास 10 मार्क्स के अंदर बन जाता है। अब इसके अंदर से जो क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है, एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट हर बार पूछी जाती है। WHO गाइडलाइंस जो होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए ये डायरेक्टली चाहे 5 मार्क्स के अंदर आ जाए या फिर 10 मार्क्स के अंदर आ जाए, ये भी ऑलमोस्ट हर बार ही पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रैन्युलैरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस, ठीक है, इसकी ग्रैन्युलैरिटी से हम लोग क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार 5 मार्क्स के अंदर एंड 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। एंड ये जो ग्रैन्युलैरिटी ऑफ TT प्रोसेस या फिर ग्रैन्युलैरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसलिए हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके आंसर के अंदर हम लोग को क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन, फर्स्ट आता है APCTD, सेकेंड आता है NRDC एंड थर्ड आता है TIFAC। तो ये क्या है, ये TT एजेंसीज होती हैं इंडिया के अंदर। ठीक है,
टीटी मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो ये तीनों जो है ये अलग अलग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज़ होती हैं एंड इनमें से किसी भी एक के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ जाएगा 5 मार्क्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन APCTD। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसी जो है इंडिया के अंदर होती है। तो इस तरीके से यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता क्या है, उसे ब्रीफ के अंदर हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स का बनता है। बाकी जनरली इसकी डेफिनेशन जो है वो भी 2 मार्क्स के अंदर हमारे पास पूछी जा सकती है। तो कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट जो है ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जिसके अंदर से क्वेश्चन हर बार ही ऑलमोस्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ MOU। तो MOU जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये हम लोग को यहाँ पर डिटेल में बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है भी 5 मार्क्स के अंदर हमारे पास पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास में थर्ड यूनिट, जिसके अंदर रेगुलेटरी अफेयर्स एंड दूसरा टॉपिक आता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्रग अप्रूवल। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट एंड देयर प्रोफेशनल्स। तो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट एंड जो उनके प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी रोल्स क्या क्या रहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहती है, वो कंप्लीट हम लोग को बताना है। तो ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है ये हमारा 10 मार्क्स का बनता है। बाकी रेगुलेटरी अफेयर्स जो हैं इसका डिपार्टमेंट हो गया, इनके प्रोफेशनल्स हो गए, इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, अलग अलग 5 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। बट जो रेगुलेटरी अफेयर्स है इसका कोई ना कोई एक नया क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम के अंदर आता ही है। नेक्स्ट इज डिस्कस रोल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इन रेगुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अब दूसरा आता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। तो अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है इसका क्या रोल रहता है फार्मास्यूटिकल्स के रेगुलेशन के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। तो इसका भी आंसर जो हम लोग को आना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर। तो इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर से हम लोग क्या समझते हैं, इसके सिंपली 2 मार्क्स के अंदर डेफिनेशन आ सकती है या फिर एक शॉर्ट नोट आ सकता है 5 मार्क्स के अंदर। तो इसके बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन NDA एंड INDA। तो NDA हमारे पास में न्यू ड्रग एप्लीकेशन होती है, INDA होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, तो इन दोनों की सिंपली डेफिनेशन 2 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं। देन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो भी 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, या फिर एक शॉर्ट नोट 5 मार्क्स के अंदर भी इन दोनों में से किसी भी एक के ऊपर या दोनों के ऊपर जो वो पूछा जा सकता है। बाकी NDA एंड INDA जो है इनका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। लास्ट जो थर्ड यूनिट का क्वेश्चन आएगा वो आएगा मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल स्टडीज़। तो क्लिनिकल स्टडीज़ जो इनका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है इसके ऊपर कंप्लीट एक शॉर्ट नोट हम लोग को 5 मार्क्स के अंदर इसका क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट हर बार ही पूछा जाता है। तो वो हम लोग को अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे थर्ड यूनिट के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा जो यूनिट 4 है इसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हमारे पास रहने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आता है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी से हम लोग क्या समझते हैं, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। दूसरा आता है TQM जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, जो हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर भी पढ़ा था। तो इसकी सिंपली डेफिनेशन 2 मार्क्स के अंदर पूछी जा सकती है या फिर इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है 5 मार्क्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज QBD। QBD होता है क्वालिटी बाय डिज़ाइन, ये भी हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था। तो इसकी सिंपली डेफिनेशन जो बहुत बार 2 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास में रहता है फोर्थ यूनिट का वो आता है 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट क्या होता है क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, वो अच्छे से हम लोग को यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। हर बारी जो है 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट का 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी जिनका 7 मार्क्स का पेपर रहता है उनके पास 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ISO 9000 सीरीज ऑफ क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड्स। तो ISO 9000 सीरीज जो है इसके ऊपर भी हर बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन GLP। तो GLP हमारे पास में गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस होती है, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हम लोग को लिखना है। ये भी जो है क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का बनता है। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट यूनिट 4 के जो क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो होते हैं। नाउ लास्ट आती है यूनिट 5। यूनिट 5 जो इसके प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स भी ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। यूनिट 1 के भी अपलोड कर दिए, बाकी की 3 यूनिट के भी हम लोग जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही टॉपिक्स है। ठीक है, एक तो CDSCO, एक स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, एक COPP एंड एक टॉपिक रहता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग्स। ठीक है, ये 4 ही टॉपिक हमारे पास है, जिसमें से 3 टॉपिक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनके क्वेश्चन हर बारी पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जिस यूनिट के अंदर सिलेबस ज़्यादा होता है वो तो इंपॉर्टेंट होती है, बट अगर कोई यूनिट है जिसका सिलेबस कम है एंड उसके अंदर से भी सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो तो हम लोग को सबसे पहले पढ़ ही लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ CDSCO। तो जो CDSCO है इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मतलब इसके अंदर मतलब क्या क्या
चीज़ें रहती है, इसका कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो चार्ट जो है वो हम लोग को बनाना होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है वो कंप्लीट हम लोग को बतानी है। तो ये क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स का जो हमारे पास में बनता है। दूसरा आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़। तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी का क्या कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, ये भी 5 मार्क्स के अंदर आता है। बट सबसे कम इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक जो है हमारे पास स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी वाला ही रहता है। उसके अलावा नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट COPPA डायरेक्टली एग्जाम के अंदर बहुत बार 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। देन डिस्कस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग्स। मतलब न्यू ड्रग्स के लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होता है एंड अप्रूवल प्रोसीजर क्या होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स 10 मार्क्स के अंदर या फिर कभी कभी 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो यूनिट 5 के अंदर से ये वाला टॉपिक हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है एंड ये जो है लीस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। आपको अगर इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो हाँ, सभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो बी फार्मा करवाती हैं वो PCI अप्रूव्ड होती हैं, तो उन सब का जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सेम ही रहते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।